तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम खमागणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जैसा कि मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट किया था कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस मैटर पे चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आए हैं, मैंने बोला था असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए या फिर फर्स्ट ग्रेड या फिर आरएएस। तो सबसे ज़्यादा जो रिव्यू आए हैं, जो कमेंट्स आए हैं, वो आए हैं आरएएस के लिए। तो सॉरी, आरएएस नहीं, फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो यहाँ पे हम आगामी फर्स्ट ग्रेड की रणनीति का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो कि फर्स्ट ग्रेड में कुछ क्राइटेरिया चेंज हुए हैं, कुछ एक नया नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, तो उस पर भी मैंने डिस्कस नहीं किया था। फर्स्टली तो वो डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं हमारी 2018 वाली वैकेंसी में और ये जो पिछली वैकेंसी हुई उसमें और अब, ठीक है। और दूसरा कि किस तरह से एक स्मार्ट स्टडी करें कि जो क्राइटेरिया नए आरबीएससी ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें सफल हो सके। तो मेरी तरफ से मैं एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करूँगी। ये जो वीडियो होगा ये फर्स्ट पेपर के लिए होगा, मतलब जनरल पेपर के लिए होगा, जो जीके का पेपर होता है उसके लिए होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट उसी पेपर के लिए आए थे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, तैयारी भी हम बोले स्मार्ट स्टडी कैसे करें जिससे हम फर्स्ट बार में सिलेक्शन पा सके। तो मेरी तरफ से एक प्रयास होगा आप सब लोगों के लिए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करें। फर्स्ट ग्रेड की यहाँ पे देखो हम फोकस करेंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पे कि फर्स्ट पेपर में चेंजेस क्या हुए हैं, दोनों पेपर में क्या चेंजेस हुए हैं पहले वाली वैकेंसियों से इन वाली वैकेंसियों में। पहली चीज़ ये कि हमारी जो वैकेंसी थी उसमें कोई भी ऐसा फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं था कि इस पेपर में पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए होंगे, लेकिन अब यह क्राइटेरिया बना दिया गया है और इसे कहेंगे बहुत बड़ा चेंजेस है। आप सब लोगों ने देखा भी होगा ये क्राइटेरिया क्यों बनाया गया है। खासकर हमारी वैकेंसी जो थी 2018 वाली, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चर्चा में रहा था। पता है क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कई सारे ऐसे लोग पास हो गए थे जिनके मतलब कट ऑफ मार्क्स तो दूर हैं, जिनके माइनस में नंबर जा रहे थे। माइनस में मतलब कि सही नंबर तो थे ही नहीं, जो किए थे मतलब जो कुछ अटेम्प्ट किए वो भी गलत थे, और मतलब सच में माइनस में नंबर जा रहे थे और वो लोग पास हो गए। अब आप सोच रहे होंगे वो लोग पास कैसे हुए, क्योंकि कुछ रिजर्व कैटेगरी थी, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई मैं स्पेशल कैटेगरी पे फोकस कर रही हूँ, कि कई बार होता है कि जैसे कि विडो है, डाइवोर्सी है और एक्स आर्मी मैन है, इसमें इतने लोगों को लेना ही है। अब अगर उसमें से किसी भी पर्सन ने अगर क्राइटेरिया मतलब कोई क्राइटेरिया है ही नहीं और किसी भी पर्सन ने क्वालिफाइड नंबर नहीं भी लाए, तो जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है चाहे वो माइनस में जा रहे हो उनको भी लिया था। तो हमारे यहाँ भी शायद विडो या डाइवोर्सी कोटा में था कुछ कि 2-3 लोग थे जो माइनस में थे जिनकी कट ऑफ, लेकिन वो लेक्चरर बन गए। अब ये बड़ी ही मतलब पेपर में सुर्खियों में आ गई ये चीज़ कि यार मतलब जो इतने क्वालिफाइड है वो तो रह गए, ठीक है। और कोई बात नहीं, इन लोगों को स्पेशल मिलना भी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने क्वालिफिकेशन हमारी कुछ डिसाइड करी है, किसी को कैटेगरी वाइज बांटा है तो वो ठीक है, लेकिन एक लेक्चरर की पोस्ट है और लेक्चरर की पोस्ट में अगर मैं ज्योग्राफी का पेपर दे रही हूँ और अगर मैं माइनस में नंबर ला रही हूँ तो आप भी सोच सकते हो कि मैं बच्चों को जाके क्या पढ़ाऊँगी, है ना। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, लेकिन उस टाइम तो ये बात दबा दी गई, लेकिन बाद में सरकार को लगा कि कुछ रूल्स चेंज करने चाहिए, इसलिए ये रूल लाया गया कि भाई कोई भी कैटेगरी हो कम से कम 40% नंबर तो लाने ज़रूरी ही हैं हर पेपर में, दोनों पेपरों में। हमारा जो ज्योग्राफी का पेपर होगा या सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें भी, और हमारा जो जीके का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, उसमें भी दोनों में 40% नंबर लाने ज़रूरी कर दिए। अब क्या होता था पहले कि कुछ लोगों का खुद का जो पेपर होता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। जैसे मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो मैं कहूँ कि मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी ज्योग्राफी आती है ना, लेकिन मेरे को जीके नहीं आती है ना। किसी को सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता है लेकिन किसी को जीके नहीं आती है। उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि अब यार पहले तो ठीक है कि उसमें कम भी ले आए तो अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स ले आए और दोनों को मिला के हमारे कट ऑफ जितने मार्क्स बन गए और हम पास हो गए। लेकिन अब ईयर क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि भाई अब दोनों पेपरों में आपको 40% ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे अलग अलग कैटेगरी को रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग छूट भी दी गई है, मतलब आप मानो 35 से 40% मार्क्स तो अब लाने ज़रूरी ही है, तो वो छूट भी दी गई है। तो
कि अब हमें 35 से 40% नंबर लाने, आप 40% मान के चलो, अब दोनों पेपरों में लाने हैं तो खुद के सब्जेक्ट में तो लाएंगे ही लाएंगे, तभी तो हम फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, ये तो श्योर है ना। बात आती है फर्स्ट पेपर पे आके अटक जाती है कि यार बहुत सारे लोगों की जीके कमज़ोर होती है, उनको नहीं आती है, और इस पेपर में 40% नंबर कैसे अचीव किया जाए। और इस बार की वैकेंसी में आपने देखा भी होगा, क्योंकि इस बार की वैकेंसी में ये रूल लागू हो गया था शायद, है ना, जिनके मतलब 40% के आसपास जो बच्चे थे, है ना, जैसे कि 75 क्वेश्चन आते हैं हमारे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो सॉरी हाँ 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 150 नंबर का पेपर होता है। अगर मतलब किसी ने 40% सॉल्व नहीं किए, बहुत बच्चे हैं जो, कोई बात हो गई, जैसे IAS का वो पेपर होता है जिसमें हमें क्वालिफाई करना पड़ता है, उसमें हम अटक जाते हैं बहुत बार, तो इसी तरह से इसमें भी बहुत सारे बच्चे अटक गए, है ना। तो अब सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि किस तरह से हम फर्स्ट पेपर को इस तरह से तैयार करें कि हमारे 40% आए। और मैं तो आपको हमेशा से जितनी भी मेरी स्ट्रेटेजी की वीडियो है पहले वाले, उनमें भी मैंने आपको बोला है कि यार 40 तो अलग है, हम कितना भी, जैसे मैं खुद को ज्योग्राफी में बहुत इंटेलिजेंट मानती हूँ, बट हम इतनी तैयारी नहीं कर सकते कि हम बहुत शानदार नंबर ले आए यार, है ना। मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बहुत रेयर होते भी, एक्सेप्शन होते भी है जिनको बहुत नंबर आते हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं हूँ, जैसे मैं शायद पेपर सॉल्व करने में जल्दबाजी करती हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा पेपर गया है मेरा ज्योग्राफी का, बहुत अच्छा गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं यार, मतलब माइनस मार्किंग हो जाती है और बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगी कि हमारे दोनों पेपर जब स्ट्रॉन्ग होंगे ना, जीके भी और अपना सब्जेक्ट का भी, तब भी हम फर्स्ट ग्रेड क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि 40% तो अचीव करना ही करना है, लेकिन 40% को आप यहाँ पे सिर दर्द मत बनाइए, क्योंकि अगर यार हम इस लायक नहीं है कि उसमें 40% अचीव कर रहे हैं, तो मानो कि मुश्किल है हमारा फर्स्ट ग्रेड बनना, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ज्योग्राफी के पेपर बड़े टफ आते हैं, मतलब बहुत सारे टफ क्या, मतलब बहुत नंबर लाते हैं बच्चे। तो आपको ज़रूरत है कि उधर तो अपने सब्जेक्ट के तो सब मास्टरमाइंड होते ही हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, आपको जीके भी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। और मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे नंबर आए थे, मतलब पेपर में तो, मेन पेपर में तो ठीक आ रही थे, ज्योग्राफी में तो फर्स्ट पेपर में भी मेरे अच्छे नंबर आए थे। मतलब हमारा जो पेपर था, हमारे ग्रुप का, बी ग्रुप का पेपर था हमारा, बड़ा टफ पेपर आया था हमारा जो फर्स्ट पेपर आया था, और उसमें मेरे 43 क्वेश्चन सही हुए थे, मतलब तो वो उस टाइम पे एक बेस्ट स्कोर था, मतलब जो कट ऑफ बताई जा रही थी वो कह रहे थे 37 और 38 के बीच में सही हो जाएंगे तो वो अच्छे नंबर बन जाएंगे, और मेरे शायद पेपर में 43 या 44 क्वेश्चन सही थे जब रिजल्ट आया। तो क्योंकि मैंने जीके की तैयारी कर रखी थी ऑलरेडी, क्योंकि मेरा आरएस वाली तैयारी थी ना, तो जीके की तैयारी भी थी मेरी, ज्योग्राफी की जितनी ज्योग्राफी की जो मैंने लास्ट में करी, जीके की तैयारी थी, इसलिए मेरे ठीक पेपर गए थे दोनों। इस तरह से आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छे नंबर लाएं। पहली चीज़ ये थी, नई नहीं की गई थी, बच्चों को लग रहा था ये नई है, मेरे पास बहुत सारे मेल आए, उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि 50% जो टोटल वैकेंसी आएंगी या टोटल खाली पद होंगे, उनके 50% पद डायरेक्ट प्रमोशन से भरे जाएंगे, डीपीसी से भरे जाएंगे, और 50% पदों पे मतलब भर्ती एग्जाम करवाई जाएगी, है ना। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन था, अरे मैडम 50% पद तो हमारे गए, लेकिन ये कुछ नया नियम नहीं है, ये पुराना ही नियम है, हमेशा का यही नियम चलता आ रहा है। जैसे मान लो सरकार ने 5000 वैकेंसी निकाली है, तो उसमें से 50% जो पद हैं वो डीपीसी से ही भरे जाते हैं, मतलब जो सेकंड ग्रेड है उनका प्रमोशन होकर वो फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं। इस तरह से उनका प्रमोशन होना ही है, वो कहाँ जाएंगे, तो वो उसी तरह से भरे जाते हैं। 50% पदों के लिए ही हमारी हमेशा वैकेंसी आती है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो पुराना ही नियम है, आप लोगों ने पहली बार पढ़ा है इसलिए आपको लग रहा है, उसमें कुछ अलग नहीं है। थर्ड चीज़, बहुत सारे बच्चों का, और कल वाला मतलब 3 दिन पहले जो मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट किया था, उसमें भी आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने मैडम बीए मतलब बीएससी करी है और मैं एमए कर रहा हूँ या एमएससी कर रहा हूँ ज्योग्राफी से, तो क्या मैं क्वालिफाइड हूँ, या फिर मैंने मैडम बीए में तो मेरी हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश थी, लेकिन मैं एमए अब ज्योग्राफी से करना चाहता हूँ। कई लड़कियाँ होती है कि मैडम आपको देख के इंस्पायर्ड है मेरे, लेकिन मेरे बीए में पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये थी और मैं एमए अब ज्योग्राफी से करना चाहती हूँ, तो क्या कर सकती हूँ, और कर लूँ तो क्या मैं एमए के लिए मतलब इसके लिए क्वालिफाई होंगी। तो बिल्कुल क्वालिफाई होगी, ये चीज़ यहाँ क्लियर कर लेना कि अगर आपने एमए, इसमें ये बोलता है कि स्नातकोत्तर की डिग्री जो है वो उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हो। तो अगर आपके पास में स्नातकोत्तर की डिग्री सेम सब्जेक्ट में है, अब जैसे मान लो बीए में मेरे ज्योग्राफी नहीं थी, बीए में मेरे था हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश और
पॉलिटिकल साइंस, लेकिन मैंने एमए ज्योग्राफी से कर ली तो बिल्कुल मैं क्वालिफाई होंगी उसके इसके मतलब वैकेंसी इसके फर्स्ट ग्रेड देने के, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने बीएससी भी करी है फिर आपने ज्योग्राफी से एमए भी कर ली तो भी आप क्वालिफाई होगे। उस चीज़ को वहम से निकाल दो कि आपको बस मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हो। सेकेंड चीज़, ये नियम प्रमोशन में लागू नहीं होता। ये नियम प्रमोशन के लिए बनाया गया है कि जिसकी बीए और जिसकी एमए दोनों सेम सब्जेक्टों में होंगी, दोनों में अगर वो सब्जेक्ट होगा तभी आप प्रमोशन के लिए क्वालिफाई होगे, तभी आप डीपीसी के लिए क्वालिफाई होगे। मान लो कि मैं एक थर्ड ग्रेड टीचर हूँ, थर्ड ग्रेड से मैं सेकंड ग्रेड बनी और सेकंड ग्रेड से अब मैं फर्स्ट ग्रेड बनना चाहती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में मेरा प्रमोशन होने वाला है और सेकंड ग्रेड में मैंने मान लो बीए में मेरे जैसे मैंने बोला हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस थी और मैंने 10th तक एसएसटी पढ़ाई है सेकंड ग्रेड बन के, सामाजिक विज्ञान पढ़ाई है, ठीक है। अब मैंने एमए कर ली ज्योग्राफी से। पता है क्यों? क्या जब सेकंड ग्रेड टीचर होता है ना तो वो ये देखता है कि प्रमोशन सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में होता है, उस सब्जेक्ट से एमए कर लेते थे पहले, है ना। और ज्योग्राफी वगैरह में बहुत प्रमोशन होता है, मतलब मुझे भी सब लोग बोलते हैं कि मैडम आप बहुत जल्दी प्रिंसिपल बन जाओगे, है ना। इस तरह से जैसे जिस पद में मतलब होता है ना, किसी में जल्दी प्रमोशन हो जाता है, किसी में अगर व्यक्तियाँ बहुत पहले से पढ़ी है तो ऑब्वियसली आपका प्रमोशन 10 साल 12 साल भी लग जाएंगे, किसी में 6-7 साल 8 साल पे भी कई बार आप बन जाते हैं, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो क्या करते थे लोग, जैसे कि बीए में मेरे ये ज्योग्राफी नहीं है लेकिन मैंने मास्टर्स की डिग्री ज्योग्राफी में ले ली ताकि जब मैं फर्स्ट ग्रेड बनूंगी 8 साल 9 साल बाद में तो मैं जल्दी प्रमोटेड हो जाऊंगी आगे, है ना। लेकिन अब सरकार ने रूल लगा दिया कि अगर आप पहले से पढ़ा रहे हो, पहले से आप टीचर हो और अब आप डीपीसी से प्रमोशन चाहते हो, मतलब डीपीसी अगर आप करवा रहे हो, फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हो, तो आपके सेम सब्जेक्ट होने चाहिए बीए में भी और एमए में भी। लेकिन ये बच्चों के लिए लागू नहीं है। जो आप सिंपली नए टीचर बनना चाहते हो, जो आप नए बच्चे हो वो आप टीचर बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये चीज़ लागू नहीं है ना। तो इस चीज़ को वहन से निकाल दो कि आपके बीए में वो सब्जेक्ट नहीं था और एमए में आपने उस सब्जेक्ट से डिग्री ली है तो क्या आप क्वालिफाई हो गए? आप बिल्कुल क्वालिफाई हो गए। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। यही 3 चीज़ें पिछली विज्ञप्ति में आई थी, स्पेशल कुछ नहीं था इनमें, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम आखिर फर्स्ट पेपर की तैयारी करें कैसे, किस तरह से हम फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करें। और मैं ये कहूँगी कि 40% का आइडिया दिमाग से निकाल दो, क्योंकि क्या होता है देखो, जैसे मैं शुरू में गई थी ना तो मैं कहती थी कि मैं सिर्फ ज्योग्राफी की टीचर हूँ, है ना, मैं ज्योग्राफी के लेक्चरर बन के आई हूँ, मैं सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ाऊँगी। लेकिन क्या होता है कि आप सरकारी स्कूलों में जब जाओगे, जब पोस्टेड होगे तो आप देखोगे यार बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी रहती है। जैसे हमारे स्कूल में शुरुआत में मैं गई तब तो टीचर थे फिर भी, लेकिन बाद में क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस का भी टीचर नहीं था, हिस्ट्री का भी टीचर नहीं था, मतलब सब 12th क्लास और 11th क्लास की बात करें सारी पोस्ट वैकेंट हो गई थी, है ना, ट्रांसफ़र हो गए सबके। तो अब एज ए टीचर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, मैं 12th क्लास की टीचर थी, जैसे क्लास टीचर थी, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि यार मैं मेरे बच्चों को सिलेबस पूरा करवाऊँ, है ना। तो मैं ये नहीं है कि वहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे सिर्फ ज्योग्राफी है, मैं ज्योग्राफी की लेक्चरर बन के आई हूँ तो मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाऊँगी, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैंने मेरे क्लास के बच्चों को हिस्ट्री भी पढ़ाई और मैंने मेरे क्लास के बच्चों को पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई, दोनों चीज़ें पढ़ाई। और मैं ये कब पढ़ा सकती हूँ? मैं ये जब पढ़ा सकती हूँ जबकि मैं एक एवरेज जीके लेके चलती हूँ। अगर हमारी जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर हमने सिर्फ अपना ही पेपर तैयार किया है तो फिर हम कैसे बच्चों को बताओ मतलब सारी चीज़ें पढ़ा पाएंगे। मैं 10th क्लास में जाके SST भी पढ़ा के आती हूँ और कई बार क्या होता है बच्चों के मतलब वो नहीं था, साइंस के टीचर नहीं थे, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मतलब 9-10 के बच्चों के कि मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। लेकिन हालांकि बाद में हमने व्यवस्था कर दी थी, तो क्योंकि आप बच्चों से इतने कनेक्ट हो जाते हो कि आपको लगता है कि यार आप मतलब कैसे बच्चों को बोर्ड की क्लासेस को कैसे ऐसे वैकेंट छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते ना, आप खुद जिम्मेदारी लेने लगोगे जब आप जाओगे इन पदों पे। तो हम इस तरह से ना तैयार करें कि हमें सिर्फ 40% नंबर लाने हैं। हम फर्स्ट पेपर को इस तरह से तैयार करेंगे कि हाँ मैं अपने सब्जेक्ट की तो मास्टर हूँ ही, लेकिन मुझे एक एवरेज जीके और एवरेज सारा सब्जेक्ट आता है, क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ और मैं एक अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रही हूँ, अपने माइंड का लेवल में यहाँ लेके जा रही हूँ। तो मुझे ज्योग्राफी ही नहीं, मुझे सारी चीज़ें आएंगी, है ना। इस तरह से हम तैयारी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में क्या क्या सिलेबस है, मतलब जीके के नाम पे क्या क्या आता है और हमें किन चीज़ों पे जोर देना चाहिए और किन चीज़ों पे नहीं जोर देना चाहिए।
कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कम मार्क्स की होती हैं तो हमें थोड़ा सा उन पर कम जोर देना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पेपर में बहुत बड़ा नंबर लेके चलती हैं उन पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो अब हम वो चीज़ बता देती हूँ। जैसे ही हम तैयारी शुरू करते हैं, आप ना मतलब आजकल के बच्चों की बड़ी आदत है कि मैडम ये हो गया वो हो गया। मेरे हर एक वीडियो के नीचे देखना आप कितने कितने कमेंट होते हैं, आप कितने कमेंट करते हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कमेंट नहीं करें, मैं ये कह रही हूँ कि हर एक छोटी बड़ी चीज़ों पे ध्यान देना बंद करो। ये हो गया, बैकलॉग से इतनी सीटें भरनी थी, इतनी भर दी, रिजर्व कैटेगरी में इतनी देनी थी, इतनी ही क्यों दी, ये वो इतनी सारी गॉसिप्स पे नज़र आप क्यों रखते हो? क्या करना आपको, है ना। मैं ऐसे कह रही हूँ जिस दिन से, जैसे कि अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई नहीं है, जहाँ तक चांसेस हैं सबसे पहले ये वीडियो बनाने का एक लक्ष्य मकसद ये भी था कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अभी जून जुलाई अगस्त तक पोस्टेड कर देंगे टीचर। रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए, लगभग सारे सब्जेक्टों के फर्स्ट कट ऑफ आ भी गई और सेकंड कट ऑफ आने स्टार्ट हो गई है। तो जुलाई अगस्त तक लगभग टीचरों को मतलब दे देंगे पोस्ट, मतलब दे देंगे उनको, अपनी अपनी स्कूल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद में हमारी वैकेंसी आनी है, मतलब नई वैकेंसी आनी है। तो जहाँ तक चांसेस हैं सबसे ज़्यादा जून या जुलाई के बीच में आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, अगस्त तक फॉर्म भरवा लेंगे, और जहाँ तक पॉसिबल है अक्टूबर में एग्ज़ाम लगेगी। और ये मतलब जो आप कहते हो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है तो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, इससे कोई लेना देना नहीं होता है एग्ज़ाम का। जब लगनी होती है, जब लगती है, हम भी एक बार RAS में इसी चक्कर में थे कि प्री नहीं होगी, आचार संहिता लगी हुई है, बट हुई थी प्री। तो ये चक्कर आप छोड़ दो और इन चीज़ों से दूर हो जाओ। मतलब मैं ये ऐसा कह रही हूँ कि मोबाइल में छोटी छोटी बातों की अपडेट देखना, छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखना, ये क्यों रखना आपको? इन सब चीज़ों से ना माइंड डाइवर्ट होता है। सबसे पहले ये जो फालतू खबरें हैं ना, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड में क्या हो गया, इन बदलावों से आप पे क्या असर होगा, इन सारी चीज़ों को परे रखो। बस नियम याद रखो, नियम जो मैंने बता दिए वही नियम है, वही चेंजेस हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ कि जब आप इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओगे कि मतलब ठीक है किस में कितने पास हुए, कितने पेपर लीक हुए, ये वो, मतलब मैं आपको बोलती हूँ कि कितने भी पेपर लीक हो जाओ, आपके लिए भगवान ने कहीं ना कहीं एक उसका सिस्टम भी काम करता है यार। सारे पेपर नहीं बिकते हैं, सब लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, मतलब इतने पैसे वाले नहीं होते हैं कि 15-15, 20-20 लाख का पेपर खरीद सके। आप खुद बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो 15 लाख 20 लाख दे देंगे? हो सकता है हमारे सब्सक्राइबर जैसे मेरे 9,000 है, 9,000 में से 2-3 लोग ऐसे हों जो खरीद सकते हो 9,000 जैसे, मतलब 9-10 बच्चे ऐसे हों जो 10-15 लाख दे सकते हो, बट सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। तो आपको क्या करना है कि आपको विश्वास रखना है ऊपर वाले की कि उसका सिस्टम जरूर काम करता है। और मैं जो कहती हूँ कि हम मेहनत करेंगे तो खाली हाथ नहीं रहेंगे, हमारा कोई ना कोई सिस्टम काम करेगा तो हम खाली हाथ नहीं रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर जोर देना है ना, कि किस तरह से हम पढ़ सकते हैं। और आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि अभी वैकेंसी नहीं आई, अभी मेरे पास में बहुत टाइम है, और अभी मैं किस तरह से मेरे पेपर को लेके चल सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब मैं 2017 में फेल हुई थी प्री में RAS की में, उसके बाद में मेरे पास कोई भी लक्ष्य नहीं था, मतलब ना RAS की वैकेंसी थी, ना मेरे पास में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी, मतलब कोई सी भी वैकेंसी। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तो छोड़ो, मैंने तो BEd भी नहीं कर रखी थी, है ना, मतलब शुरू ही नहीं हुई थी मेरी BEd। 17, 18 और 18-19 ऐसे शुरू हुई थी, मतलब उसके बाद में मैंने BEd शुरू करी थी। तो कुछ नहीं था मेरे पास में, है ना, लेकिन मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, मतलब रोई मैं 10-15-20 दिन, और फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली कि इसका हल नहीं है, मतलब रोने से कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ करना पड़ेगा। और मैं वहाँ पे मैं कहती थी ना, मैं नोट्स बनाती रहती थी, सब लोग देखते हुए पागल हो गई क्या, सारे दिन रात लिखती रहती है। लेकिन क्योंकि उस टाइम दिमाग स्टेबल नहीं था, माइंड भी सही नहीं था, तो मैं लिखती रहती थी, तो मेरा थोड़ा ध्यान लग जाता था पढ़ाई में। अदरवाइज मैं जब किताब खोल के बैठती थी तो ध्यान इधर उधर चला जाता था कि मैं तो फेल हो चुकी हूँ, मेरा क्या होने वाला है। तो मैं वो कह रही हूँ कि अभी आपके पास वैकेंसी नहीं है, अभी आपके पास में खूब टाइम है। आप अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से बनाइए, अच्छे से पढ़ाई पे जोर दीजिए और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मतलब अभी हम चीज़ों पे हमारे पास टाइम है, वाइड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जून जुलाई के बीच में आपके फॉर्म आने वाले हैं, और आप टारगेट रखिए कि अगस्त अक्टूबर तक आपकी एग्ज़ाम होएगी, तो अक्टूबर को आप टारगेट लेके चलिए
कि मेरे पास अक्टूबर तक का टाइम है और अक्टूबर तक मुझे एक अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, जिसमें देखो फर्स्ट पेपर के लिए आप दिन के 3 घंटे दे दोगे ना, वो काफ़ी है। सेकंड पेपर के लिए मतलब अपने सब्जेक्ट के पेपर के लिए आप 4 घंटे कम से कम 2 दिन के, है ना, इसके लिए 2 या 3 घंटे काफ़ी है और 4 घंटे उधर दे दो आप अपने पेपर के लिए। इस तरह से 6-7 घंटे की पढ़ाई आपको डेली रखनी पड़ेगी अभी से, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो सेकंड पेपर की तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट पेपर की। अब हमें ये देखना है, देखो पढ़ते तो सभी हैं, है ना, मैंने भी इतने सालों से पढ़ाई करी थी, नौकरी लास्ट में ही क्यों लगी, क्योंकि हम पढ़ाई करते रहते हैं, हम रामायण पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम स्मार्ट स्टडी नहीं करते। ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए आजकल स्मार्ट स्टडी, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, सब देख के चलते हैं कि क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या पेपर में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्या कम इम्पोर्टेंट है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें भी इस बार उसी तरह से पढ़ना है कि क्या हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्या हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। मैंने सुभाष चारण सर का एक वीडियो देखा था, मतलब 4 साल पहले उन्होंने एक छोटा सा वीडियो डाल रखा था, तो उसकी मैंने कुछ बातें फॉलो करी थी, वही स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी। मतलब मैं जिसके वीडियो देखती थी, मैं कभी भी इग्नोर नहीं करूँगी कि मैंने इनके नहीं देखे, और कोई एक टीचर का योगदान नहीं होता आपको बनाने में। आप मेरे जैसे 100 टीचरों के वीडियो देखते होंगे, मैं भी मतलब कई टीचरों की वीडियो देखती थी, जैसे मैं अजय चौधरी जी के भी देखती थी, मैं सुभाष चारण सर के भी मतलब उनकी स्ट्रेटेजी वीडियो देखती थी, मैं उनसे पढ़ती नहीं थी। अजय चौधरी के तो मैंने बहुत वीडियो देखे हैं, बहुत, है ना, उन्होंने राजस्थान बहुत अच्छी पढ़ा रखी है। साइकोलॉजी तो मैंने रीड की सारी अजय चौधरी से पढ़ी थी। स्कूल मैनेजमेंट भी मैंने अजय चौधरी के यूट्यूब चैनल से पढ़ी थी। इसके अलावा वीर सर हैं जो हिंदू पढ़ाते हैं, उनकी तो मैं 2017 से, जब से फेल हुई थी जब से शुरू किया था, 2017 से लेकर अभी तक आज तक रेगुलर हूँ, वो हिंदू पढ़ाते हैं, उनसे हिंदू पढ़ती हूँ। बहुत सारे टीचर हैं जिनके हम वीडियो देखते हैं, जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति सर के आप सब देखते होंगे, खान सर की वीडियो भी आप सब देखते होंगे, तो मैं भी आज भी उनको फॉलो करती हूँ। इस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें इग्नोर करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा सिलेबस की जीके के नाम पे आता क्या है ना, ये ध्यान में रख लेना चाहिए। तो 75 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको 150 में से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं, कौन सा जो एरिया है उसमें ज़्यादा नंबरों के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा एरिया है उसमें कम नंबरों के क्वेश्चन आते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। अब देखो सबसे पहले जीके के नाम पर आता क्या है। एक तो मैं कुछ लिख के लाई हूँ, क्योंकि मुझे भी यार बहुत सारी चीज़ें होती है, खुद की पढ़ाई भी होती है, घर के काम भी होते हैं, स्कूल की जिम्मेदारी भी होती है, तो ऐसा नहीं है हमें सब कुछ याद रहता है। अगर मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ तो मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ। जैसे कुछ बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे, मैडम 3 दिन हो गए आपको कम्युनिटी में पोस्ट किए, अभी तक वीडियो नहीं आया। तो यार पहले मैं आपके रुझान देखती हूँ, आप क्या मतलब देखना चाहते हो, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग खुद की तैयारी करती हूँ, फिर मैं वीडियो लेके आती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे बड़े जो क्वेश्चन है वो है, एक तो हमारी हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, तीनों एक जगह दे रखी है, ठीक है। और थर्ड है स्कूल मैनेजमेंट, फिर करंट अफेयर, फिर मेंटल एबिलिटी और स्टैटिक्स और मैथ्स है, और फिर हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। तो हम इसको 5 भागों में बांटेंगे कि 5 बड़े पोर्शन हैं जिसमें 5 चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, और हिस्ट्री 30 नंबर का आएगा, मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। दूसरा बड़ा पोर्शन ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस मिला के, तीनों मिला के 30 नंबर के आएंगे, वो भी 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें। तीसरा पोर्शन है एजुकेशनल मैनेजमेंट, है ना, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, ऐसे मानो आपको 50-60 पेज रटने हैं, वो भी 15 नंबर के आएंगे। 30 क्वेश्चन, बहुत मार्किंग वाली चीज़ है, रट लेना एजुकेशनल मैनेजमेंट को, बार बार कहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फिर करंट अफेयर्स एज यूजुअल 20 नंबर का आएगा, और 20 इसमें दे रखे हैं। मैं ये कहूँगी करंट अफेयर्स 30 का ही आता है, बहुत ज़्यादा आता है करंट अफेयर्स, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उनके भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स से जोड़ देते हैं वो क्वेश्चन, उनमें से भी करंट अफेयर्स से दे देते हैं, तो करंट अफेयर्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो लास्ट हमारा सेक्टर है वो है मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, है ना, ये चारों चीज़ें मिला के आएंगे 40 नंबर की, मतलब 5 चीज़ें हैं, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, 5 नंबर के आएंगे, ठीक है, इनमें से। तो इतना मैं ये कहूँगी कि इस पोर्शन पे थोड़ा सा हम कम ध्यान देंगे।
सबसे पहले हमें देखो किस पर ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़े थोड़े सोर्स भी बताए जाऊँगी कि किस सोर्स से आप पढ़ सकते हो। वैसे बुक लिस्ट मैंने पहले दे रखी है, तो अगर आप बुक लिस्ट देखना चाहते हो तो आप पीछे की वीडियो स्क्रॉल कर लो, मतलब मोटिवेशनल वीडियो बाय रजनी मैम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी फर्स्ट ग्रेड की स्ट्रेटेजी वगैरह वीडियो है ना वो सारे उसी में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आप करंट अफेयर लेके चलो अपना। जैसे इसने कहा ना 20 नंबर के करंट अफेयर आते हैं, लगभग क्वेश्चन निकाला है मैंने कि 20 नंबर के लगभग करंट अफेयर आते हैं। तो करंट अफेयर के लिए मैंने देखो वीर सर का चैनल फॉलो किया था। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, वीर सर प्रमोशन करवाते भी नहीं है, लेकिन मैंने उनको फॉलो किया था क्योंकि मैं उस टाइम पे आरएस की तैयारी कर रही थी, और आरएस के लिए हमें थोड़ा सा मतलब जो संपादकीय वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, लेकिन फिर मेरी आदत पड़ गई तो मैंने उनको ही फॉलो किया। और मैंने जब एग्ज़ाम्स दी बहुत सारी, जैसे कि वुमेन सुपरवाइज़र भी दी थी मैंने, उद्योग निरीक्षक भी दी थी, है ना, उस टाइम जितनी वैकेंसी आई थी मैंने सबके फॉर्म भरे थे। तो मैंने देखा कि करंट अफेयर मेरा बहुत सही हो रहा है, बहुत सही, मतलब प्लेयर्स भी मुझे सारे आ रहे थे, मुझे नेशनल न्यूज़ भी आ रही थी, इंटरनेशनल न्यूज़ भी आ रही थी, जबकि मैंने कोई पत्रिका उठा के नहीं पढ़ी, कोई भी ऐसी पत्रिका, मतलब जो हम खरीदते हैं ना वो वाली, मतलब बुक्स वगैरह करंट अफेयर्स की, वो नहीं पढ़ी। मैं सिर्फ राजस्थान के लिए करंट अफेयर पढ़ती हूँ क्योंकि राजस्थान वीर सर नहीं पढ़ाते हैं, तो राजस्थान के लिए मैं हमेशा मूमल पढ़ती हूँ। वो जब पढ़ती हूँ जबकि हमारी एग्ज़ाम पास में होती है। बाकी मेरा जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वो डेली चलता है साथ साथ में। तो उसके लिए आप भी एक कोई भी चैनल फॉलो कर लो करंट अफेयर्स के लिए। हाँ, यहाँ पे मैं चारण सर को मतलब थोड़ा सा वो करूँगी। चारण सर ने कहा है कि करंट अफेयर आप छोड़ दो, आप लास्ट में पढ़ो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, बट मेरी स्ट्रेटेजी जो थी मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैंने हर दिन करंट अफेयर पढ़ा। मैं आज भी करंट अफेयर पढ़ती हूँ। जब तक मैं न्यूज़ नहीं सुनती हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब कुछ अधूरा है लाइफ में, है ना। तो आदत बना लीजिए करंट अफेयर की। और मैं हमेशा ये करती हूँ कि 1-1.5 घंटे की न्यूज़ सुन के उसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चन निकलते हैं, वो अपनी अलग कॉपी बना के रखती हूँ आज भी, और उसमें मैं लिख लेती थी पहले भी, ठीक है। तो आपकी मुश्किल से 1-1.5 कॉपी बनेगी जब तक आपका एग्जाम होगा, जब तक, ठीक है। और उसको आप अपने स्तर पे बना के रखो कि आपने अपनी न्यूज़ तैयार करी है। कोई भी एक चैनल फॉलो कर लो, कोई भी, है ना, या फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो उसमें से आप डेली के 3-4 क्वेश्चन, ये नहीं है कि यार पढ़ लिया और ठीक है मैंने देख लिया कि भाई सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बने, नहीं याद होगा, 10 दिन बाद में आप भूल जाओगे। लेकिन आप कॉपी में लिख लोगे तो फिर आप कभी भी रिवीजन करोगे तो आपके पास में मैटर होगा, है ना। तो फर्स्ट चीज़ तो आप करंट अफेयर्स के लिए डेली की कॉपी बना लीजिए। और जो लास्ट हमारा राजस्थान करंट अफेयर होगा वो एग्जाम में हम उमल की एक मासिक पत्रिका या वार्षिक पत्रिका खरीद लेंगे, उसमें से पढ़ लेंगे। सेकंड, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सिलेबस में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री में जैसे कि मुगल काल दिया गया है, मौर्य काल दिया गया है, गुप्त काल दिया गया है ना। और जैसे कि हमारे क्रांति दी गई है 1857 की, गांधी युग दिया गया है, कुछ क्रांतिकारियों के नाम दिए गए, एकदम मतलब अच्छे से डिफाइन करके हिस्ट्री लिखी हुई है। एक कॉपी बनानी है आपको फर्स्ट पेपर की, और एक कॉपी में आपको पूरा फर्स्ट पेपर तैयार करना है। अब मैं आपको कहूँगी जैसे करंट की तो आपको अलग रखनी है। हमारा हो गया हिस्ट्री और दूसरा हमारा करंट अफेयर्स। हिस्ट्री आएगा 30 नंबर का, करंट अफेयर तो स्पेशली जैसे लिख रखा है कि भाई 10 क्वेश्चन आएंगे तो 20 नंबर का करंट अफेयर हो गया। अब थर्ड जो हमारा बड़ा पोर्शन है वो इसमें जैसे मिक्स करके दे रखा है, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, है ना। तो इसको एक बार थोड़ा सा पीछे रखो और पहले हम लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के लिए देखो कि आपको एक गाइड खरीदनी है। मैंने एक गाइड खरीदी थी जिसमें जैसे सॉल्व पेपर भी आते हैं और थोड़ा बहुत सिलेबस भी दिया हुआ होता है। मैंने कुछ तो स्कूल मैनेजमेंट उसमें से पढ़ा था और कुछ मैंने जैसे अजय चौधरी सर ने पढ़ाया हुआ था। आप शायद आज भी उनका यूट्यूब चैनल होगा, यूट्यूब चैनल तो है, वीडियो कितने हैं वो मुझे पता नहीं, क्योंकि बाद में उन्होंने, मेरे टाइम पे तो वो फ्री पढ़ाते थे, बाद में उन्होंने ऐप लॉन्च कर दिया था उनका और पेड कोर्स हो गए थे। तो मैंने तो देखो फ्री वाले पढ़े थे सारे, क्योंकि जब तक मतलब उन्होंने ऐप लॉन्च किया तब तक मेरी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लग चुकी थी। तो मुझे पता है कि उनके बहुत सारे वीडियो आज भी यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, आप देखना। मतलब उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट बड़े अच्छे से पढ़ा रखे हैं, मतलब स्कूल मैनेजमेंट में पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। आपको जो मतलब कि कुछ रूल्स दिए गए हैं, स्कूलों के नाम दिए गए हैं, उनको रटना है, रटने वाली चीज़ें। और रटने के अगर आपको 30 नंबर मिल रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी स्कूल मैनेजमेंट और हिस्ट्री, 2 चीज़ों पे आप इतना जोर देना है, अच्छे से पढ़ना है, इनमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े नंबर आते हैं इनमें से। क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत आसान शब्दों में सिलेबस में दे रखी है, छोटे छोटे टॉपिक है। एक कॉपी बनाइए, अपनी बाइंडिंग वाला नोट्स लीजिए, सबसे पहले हिस्ट्री तैयार कर लीजिए, जो भी टुकड़े टुकड़े मिलेंगे आपको। अब हिस्ट्री तैयार किसमें से करनी है, एनसीईआरटी की बुक ले
लीजिए। 9 से 12 तक की ज़्यादातर टॉपिक आपको उसमें से मिल जाएंगे। क्रांतिकारियों वाला टॉपिक दिया गया है, क्रांतिकारियों वाला टॉपिक आप एक राजस्थान का स्वर्णिम राजस्थान या स्वर्णिम भारत या फिर ऐसा कुछ करके एक बुक चला रखी है एनसीईआरटी वालों ने, है ना, राजस्थान का गौरव ऐसा कुछ करके, उसमें सारे क्रांतिकारी दिए गए हैं। क्रांतिकारी उसमें से ले लीजिए, मतलब 9 से 12 तक ही चलती है ये बुक्स। और इसके अलावा क्या रह गया, और इसके अलावा भी अगर हिस्ट्री का कोई टॉपिक बचता है तो आप यूट्यूब की किसी भी वीडियो किसी भी चैनल पे से सर्च करके अपने टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए आपको अपना नोट्स तैयार करना है। अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो आप 1000 किताबों में से नहीं पढ़ पाओगे। अगर अभी आपने तैयारी करके एक नोट्स तैयार कर लिया तो उसमें से आप पढ़ लोगे। बाइंडिंग वाले नोट्स का फायदा ये होता है कि आप उसमें पेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री के लिए क्या करना है, वो नोट्स लेना है मतलब सॉरी, ये एनसीईआरटीज में से तैयार करना है। राजस्थान का गौरव वाली एक बुक चलती है, उसमें क्रांतिकारी मिल जाएंगे। फिर भी कुछ टॉपिक मिलते हैं, बचते हैं, तो आप कहीं भी यूट्यूब से सर्च कर सकते हो और सिंपल टॉपिक मिल जाएंगे। फिर दूसरी जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके लिए गाइड लेनी है। और अगर अजय चौधरी सर के वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब पे तो आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी पढ़ लो। गाइड ले लो यार, गाइड में 50-100 पेज आएंगे, बस उनको रटना है। और मतलब उसके भी आप अपने स्तर पे नोट्स बना लो सेकंड सेक्शन के, ठीक है। थर्ड हमारा करंट अफेयर्स, मैंने बोला है करंट अफेयर की आपको अलग कॉपी बना के चलनी है, वो आपको डेली पढ़नी है। फिर ज्योग्राफी तो मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और साइंस, है ना, छोटे छोटे पोर्शन है, टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो इनको भी एनसीईआरटीज में से तैयार की थी। मतलब मेरी तो देखो ज्योग्राफी सब्जेक्ट था तो मेरी तो तैयार थी। बाकी जो टॉपिक है वो आपको एनसीईआरटीज की बुक में मिल जाएंगे। देखो उठाइए कि भाई चट्टानें दी गई है, चट्टानों वाला टॉपिक 11th क्लास की बुक में है। ज्वालामुखी दिए गए हैं, वो 10th की बुक में है। भारत की नदियाँ दी गई है, वो 10वीं की किताब में है। तो इस तरह से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। सिलेबस होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास। सिलेबस में देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है, इसकी ये देखो। और एनसीईआरटी की बुक आपको खरीदनी नहीं है। एनसीईआरटी की बुक गूगल पे जाओ, लिखो 11th क्लास एनसीईआरटी हिंदी पीडीएफ डाउनलोड, आपको तुरंत मिल जाएगी सामने। कोई भी खरीदनी नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ कुछ टॉपिक है तो लेने आपको, है ना। तो कुछ कुछ टॉपिक आप सर्च कर करके अपने नोट्स बनाई जाइए। एग्जाम टाइम पे नहीं टाइम मिलेगा पढ़ने का, मतलब वापस से ये किताबें सर्च करके पढ़ने का, तो अभी से अपने नोट्स बना के तैयार रखिए। पॉलिटिकल साइंस जो है मैंने लक्ष्मीकांत में से पढ़ी थी। लक्ष्मीकांत पढ़ी भी होगी, कैमरे के नीचे लगा रखी है मैंने। लक्ष्मीकांत बड़ी मोटी बुक आती है। आरएस वाले तो देखो पढ़ते ही हैं लक्ष्मीकांत। अगर आपको उसमें से पढ़ना अच्छा लगता है तो मतलब लक्ष्मीकांत से बेस्ट बुक कोई हो ही नहीं सकती पॉलिटिकल साइंस के लिए। लेकिन अगर सिंपल स्टडी करनी है आपको तो पॉलिटिकल साइंस जैसे रीड की तो मैंने भी पढ़ा रखी है यहाँ पे मेरे चैनल पे। इसके अलावा मतलब पॉलिटिकल साइंस की भी एनसीईआरटीज की बुक है, उनमें से भी आप तैयार कर सकते हैं। या फिर अदर जो राइटर्स की बुक है वो मैंने बुक वाली वीडियो में दे रखी है, उसमें से तैयार कर सकते हैं। मैंने जो तैयार की थी वो लक्ष्मीकांत में से की थी, मेरे स्तर पे नोट्स बनाए थे मैंने, ठीक है। और जो ज्योग्राफी हो गया, साइंस ल्यूसेंट में से पढ़ सकते हो, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं आता है, थोड़ा पोर्शन आता है। तो ल्यूसेंट में लगभग हमारे सारे टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी बच गया आपका जो छोटा है, इस पे कम जोर देना। आपको 3 चीज़ों पे जोर देना है। एक तो हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा, दूसरा स्कूल मैनेजमेंट पे सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा, और तीसरा मतलब करंट अफेयर तो सबसे पहले मैंने बता दिया उसमें देना। और तीसरा आपको देना है एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया। तीसरा आपको देना है ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पे, है ना। तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस क्योंकि आसान सब्जेक्ट है, ठीक ठाक कवर हो जाते हैं और आप अच्छे नंबर भी ला सकते हो। फिर मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, है ना। इनके लिए मैं तो कहूँगी कि मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के लिए गाइड ले लो यार। उसमें से डेली अगर जिस दिन आपका मन करे उस दिन थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करो इनके। ना तो आपको नोट्स बनाने हैं, ना आपको इनका कुछ करना है, इनकी डेली प्रैक्टिस करनी है। कि आज हिंदी में मैंने पर्यायवाची पढ़ लिए, कल मैंने विलोम शब्द पढ़ लिए, है ना, इस तरह से। तो हिंदी के लिए तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान व्याकरण आती है वो ले सकते हो। इंग्लिश आप छोड़ भी सकते हो यार, इनको 5-5 नंबर आएंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना। मतलब 4 चीजें दी गई है, 5 और 20 नंबर का पोर्शन है, इतना कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं आएगा। इस पे जितना जोर दोगे, जैसे सुभाष चरण सर ने भी बताया था, इस पे जितना जोर दोगे, इतनी किताबें पढ़ोगे इसके लिए लाके, उतना जोर आप उधर दे लो, किधर अपने सब्जेक्ट पे दे लो। क्योंकि हिंदी में अगर सामान्य विलोम शब्द आएगा तो आप कर भी दोगे। मैथ्स मतलब बहुत हार्ड भी आ जाती है, कई बार आसान मैथ्स आती है तो हम कर देते हैं, कई बार ऐसी हार्ड आ जाती है, जैसे हमारे पेपर में इतनी हार्ड आई थी कि मैथ सब्जेक्ट वाले ही कर पाए थे, हम लोग कर ही नहीं पाए थे। इस तरह से कुछ
कुछ हार्ड चीज़ें भी होती है तो हम कितना ही जोर दे लें, नंबर आने हैं उसमें 3, 4, 5, है ना, तो उन पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा। तो हमें कवर करके चलना है 30 नंबर की हिस्ट्री, 30 नंबर की स्कूल मैनेजमेंट, 30 नंबर की ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और 20 नंबर का करंट अफेयर्स। बाकी ये जो 30 नंबर है, ये जो 20 नंबर है मैथ्स, रीजनिंग और स्टेटिक्स वगैरह के और हिंदी इंग्लिश के, इनको आप थोड़ा सा कम ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रही पढ़ो नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ थोड़ा सा कम ध्यान दे के भी चल सकते हो इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब जिन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना चाहिए उनको ज़्यादा वक्त दीजिए, इनको वक्त देने की बजाय अपने सब्जेक्ट को वक्त दे दीजिए आप, है ना। वो सब्जेक्ट आपके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पोर्शन कवर करवा देगा, ठीक है। अब देखो हमने ये देख लिया किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब हो गया। अब सीधी सी चीज़ है कि पढ़ने के लिए आपके पास में 3 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट तो आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, सेकंड आपके पास में वही है कि आप पढ़ोगे किस में से, उसके लिए आपके पास में मैटर होना चाहिए। और मैटर जैसे सब्जेक्ट का, तो आप अगर एमए करके आए हो तो खुद के सब्जेक्ट का मैटर आपके पास होगा ही। और फर्स्ट पेपर के लिए मैं फिर से कहूँगी कि अपने हाथों से जो तैयार करोगे उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो अपने हाथों से, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अपने नोट्स तैयार कीजिए। और थर्ड चीज़ जो है जो आपके पास होनी चाहिए, मैं फिर से कहूँगी जैसा हमेशा कहती हूँ कि पुराने पेपर ले लीजिए, एक सॉल्व बुक ले लीजिए पुराने पेपर की या फिर मॉडल आंसर पेपर की, और पेपर सॉल्व कीजिए। पेपर सॉल्व करने लगोगे तब आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप किस जगह पे हो। पिछली बार की कट ऑफ ध्यान में रखिए और देखिए कि आप उस कट ऑफ के कितने पास में आ रहे हो, तभी आपकी एक प्रॉपर तैयारी होगी। ऐसे हवा में आप कितना ही पढ़ लो, चाहे रात को सोते टाइम कितना ही सोच लो कि मैंने आज बहुत पढ़ाई करी है, मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन कुछ नहीं आना जाना है जब तक आप पेपर का लेवल नहीं देखोगे। और लेवल कब पता चलेगा? जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, जब आप मॉडर्न क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। तो आदत बना लो। मैं ये कहती हूँ कि मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि मैं पहले कभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करती थी, लेकिन जो मैंने नेट में भी इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हल किए थे और मैंने फर्स्ट ग्रेड के भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हल किए थे, कहीं ना कहीं मैं ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें जो नहीं करी थी कि मैं पास हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी सफलता में इन चीज़ों का योगदान है। तो इसलिए मैं आपको भी कहूँगी कि क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सिलेबस निकलवा लो, सिलेबस को चिपका लो, सिलेबस को रट लो। हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री की यूँ उंगलियों पे होना चाहिए कौन से टॉपिक्स, हमें पता होना चाहिए साइंस के कौन से टॉपिक्स हैं, यूँ अच्छे से मतलब याद होना चाहिए हमें। दूसरा, हमारे पास में मैटर होना चाहिए और मैटर आप खुद तैयार करोगे। फर्स्ट पेपर का मैंने बताई दिया। फोर्थ पोर्शन जो हमारा है स्टैटिक्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इनके कुछ तैयार नहीं करना। आपको तैयार करना है करंट अफेयर, आपको तैयार करना है हिस्ट्री, आपको तैयार करना है स्कूल मैनेजमेंट, आपको तैयार करना है पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये चीज़ें तैयार करनी है। इतना मोटा रजिस्टर बनेगा, फर्स्ट पेपर पूरा क्लियर हो जाएगा। हमेशा के लिए मैटर आपके पास रहेगा, ठीक है। और हाँ, राजस्थान तो मैं भूल ही गई। राजस्थान का जो भी पोर्शन है हमारे इसमें, वो हम लक्ष्य में से पढ़ेंगे कि लक्ष्य में से तैयार कर सकते हो, या फिर राजस्थान के तो हजारों चैनल हैं जो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, किसी को भी फॉलो कर सकते हो। मैंने अपने टाइम पे राजस्थान की जो तैयारी करी थी वो लक्ष्य में से करी थी, आज भी मैं लक्ष्य में से ही पढ़ती हूँ। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे उसमें से आप राजस्थान कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजी हो गई, हम इस तरह से हमारी चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने कम्युनिटी में जितने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, मैंने पूरे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में समेटने की कोशिश करी है कि स्कूल लेक्चरर की तैयारी कैसे करें, फर्स्ट यूनिट की स्ट्रेटेजी बताओ। और बहुत सारे बच्चे की पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी बताओ। यार वो मैं कैसे बता सकती हूँ जब मेरे वो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ, है ना। और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला है, न जाने कितने मोटिवेशनल वीडियो में डालती रहती हूँ। व्हाट इज स्मार्ट स्टडी, तो वो मैंने स्मार्ट स्टडी के बारे में ही बताया है। स्कूल बैठा था कि रणनीति बताओ, फर्स्ट ग्रेड की बताओ। ज़्यादातर जो आपके कमेंट हैं, मैंने लगभग सारे कमेंट पढ़े हैं और मैंने सबके आंसर इसमें लेने की कोशिश करी है। फिर भी किसी को कुछ अलग से क्वेश्चन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी के लिए जो वीडियो आए हैं, मतलब अभी मैं खुद नहीं बनी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन फिर भी एक वीडियो ज़रूर लाएंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, कि किस तरह से तैयारी कर सकते हैं आप लोग भी, और मैं भी आप लोगों के साथ साथ तैयारी करूँगी, तो उसके लिए भी। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो हम ले आएंगे। अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, बुक लिस्ट का वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। फिर भी कि किस तरह से हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, वो हम किसी
दूसरे दिन ले आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियोस थोड़े भी इंफॉर्मेशनल लग रहे हैं तो आप वीडियोस को फॉरवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ में, ताकि चैनल थोड़ा सा ग्रो भी करे। और बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।